ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समीशां स्वागतं विद्यते। आज हम लोग एक नए प्रकरण को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हैं। यह प्रकरण व्याकरण का है, जिसको हम कृदंत प्रकरण के नाम से जानते हैं। यह प्रकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितनी इसकी महत्ता है, ये इस बात से तो आप सभी लोग अवगत होंगे। तो जो कृदंत प्रकरण होता है, यह कृदंत प्रकरण एक पूर्व कृदंत होता है, एक उत्तर कृदंत होता है। इस कृदंत को दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है पूर्व कृदंत, एक होता है उत्तर कृदंत। ठीक है। कृदंत का मतलब क्या होता है? तो कृदंत का मतलब आप सब जानते ही होंगे। कृदंत का मतलब है कृत है अंत में जिसके, उसको कृदंत कहते हैं। ठीक है ना। कृत ये एक नाम है, एक संज्ञा है। जैसे किसी का नाम राम होता है, किसी का नाम श्याम होता है, उसी तरह से कृत भी एक नाम है किसी का, जिसके अंत में लग जाता है, उस शब्द को हम कृदंत कहते हैं। तो कृत जो होता है ना, वो कोई प्रत्यय होता है। जैसे मान लीजिए तव्यत प्रत्यय है कि नहीं, या आप अनियर प्रत्यय करेंगे, केलिमर प्रत्यय करेंगे, या आप जो भी प्रत्यय करेंगे, डबुल करेंगे, त्रिच करेंगे, इन सभी प्रत्ययों का नाम जो होगा वो कृत इनका नाम पड़ेगा। कृत एक संज्ञा है, एक नाम। हमें नहीं लगता संज्ञा में, नामकरण में आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसका नाम होता है फिर उसमें सोचा नहीं जाता है, क्योंकि संज्ञा शब्दों में हम ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वो नामकरण है भाई, नामकरण है, नाम रख दिया गया, तो उसका नाम रख दिया गया है कृत। तो कृत, जैसे मान लीजिए नाम रख दिया गया, रडबुल का नाम रख दिया गया, रडबुल का नाम रख दिया गया कृत। अब वह रडबुल जिसके अंत में लग जाएगा, उस शब्द को कृदंत कहा जाएगा। इसका मतलब कृदंत कोई शब्द होता है, और जो कृत होता है वो कोई प्रत्यय होता है। ये दोनों में आप अंतर समझेंगे तो कृदंत आप अच्छे समझेंगे। कृदंत का मतलब होता है कृत है अंत में जिसके, माने कृत अंते यस्य असौ कृदंतः, यानी कृत है अंत में जिसके। तो कृत माने कोई प्रत्यय होगा, जैसे डबुल प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है, तव्य प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, ये सब क्या है? कृत है। और ये जिसके अंत में लग जाएंगे, जैसे मान लीजिए पच धातु से डबुल प्रत्यय लगा दिए आप, तो पाचक बन गया। तो पाचक ये क्या बनेगा? कृदंत बनेगा। ठीक है ना। तो कृत और कृदंत में यही अंतर होता है। तो हम लोग कृदंत प्रकरण चूंकि पढ़ रहे हैं, तो कृदंत प्रकरण में एक कृदंत प्रकरण तो आप आगे पढ़ेंगे, उसके पहले एक छोटा सा प्रकरण बनाया गया जिसको हम कृत्य प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। ये सभी इधर के जो आपके प्रकरण है ना, प्रक्रिया है, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इन सभी सूत्रों का अध्ययन एकदम पंक्तिशः करना चाहिए, और पंक्तिशः ही हम आपको अध्यापन कराएंगे यहाँ पर कृदंत प्रकरण पूरी तरह से। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम कृत्य प्रक्रिया कहते हैं। इसलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है अथ कृदंते कृत्य प्रक्रिया। ठीक है। इसका मतलब कृदंते माने हो गया कृदंत में, चूंकि ये सारा जो प्रकरण आपको पढ़ाया जाएगा ना, ये सब कृदंत के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए लिख दिया अथ। माने इस अथ माने हो गया आरभ्यते, अथ माने आरंभ किया जा रहा है। क्या? कृदंते माने कृदंत प्रकरण में कृत्य प्रक्रिया का आरंभ किया जा रहा है। ठीक है ना। माने कृत्य प्रक्रिया माने होता है प्रकरण। प्रक्रिया और प्रकरण ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो कृत्यस्य प्रक्रिया इति कृत्य प्रक्रिया, कृत्य की प्रक्रिया। ठीक है ना। कृत्य की प्रक्रिया को आरंभ किया जा रहा है। वो कृत्य की जो प्रक्रिया है ना, वो कृदंत के अंतर्गत ही आता है, इसलिए लिखा है कृदंते माने कृदंत में कृत्य प्रक्रिया का आरंभ हो रहा है। ठीक है ना। अब आप कहेंगे ये कृत्य क्या होता है भाई? तो कृत्य भी एक संज्ञा है, एक नाम है कि नहीं। ये सब नामकरण किया जाता है, क्योंकि आपको प्रक्रिया बनानी है तो नामकरण तो करेंगे ही। तो कृत्य ये कुछ प्रत्ययों का नाम पड़ेगा, जो कि 7 प्रत्यय होते हैं। उन 7 प्रत्ययों का नाम होता है कृत्य प्रत्यय। तो उन 7 प्रत्ययों का निरूपण इस पूरे प्रकरण में है, इसलिए इसका नाम कर दिया गया है कृत्य प्रक्रिया। माने कृत्य संज्ञक प्रत्ययों की प्रक्रिया इसमें आपको बताई जाएगी। कृत्य है नाम जिन शब्दों का या जिन प्रत्ययों का, उन प्रत्ययों की प्रक्रिया माने प्रकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उनका हम संयोजन करते हैं, कैसे वो शब्दों के अंत में लगा करके शब्द को निष्पन्न करते हैं,
इस प्रक्रिया को आपको इस प्रकरण में बताया जाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया है कृत्य प्रक्रिया। तो आप समझ गए होंगे इसका जो टाइटल है उसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि अथ कृदंते कृत्य प्रक्रिया का अर्थ हो गया कि अथ माने इसके बाद, कृदंते माने कृदंत में, कृत्य प्रक्रिया माने कृत्य संज्ञक प्रत्ययों की प्रक्रिया का निरूपण हम करने जा रहे हैं। ठीक है, वो कृत्य जो 7 होते हैं वो कौन कौन होते हैं, तो बस आपको हम यही इस प्रकरण में पूरा बताने वाले हैं कि वो कृत्य जो 7 हैं वो कौन कौन है। वैसे अगर आप एक श्लोक के माध्यम से देखा जाए तो उसको बताया जाता है तव्यंच तव्यतंचैव अनियर केलिमरौ तथा यतम ण्यतं क्यपंचापि सप्तान कृत्य प्रचक्षते, है कि नहीं। तो ऐसा कृत्यान सप्त प्रचक्षते ऐसा है। इसका मतलब तव्यंच तव्यतंचैव नियर केलिमरौ तथा यतम ण्यतं क्यपंचापि कृत्यान सप्त प्रचक्षते। तो इसमें जो प्रत्यय है पहला है तव्य है, फिर तव्यत है, फिर अनियर है, फिर केलिमर है, फिर यत है, फिर ण्यत है, फिर क्यप है। यही जो 7 प्रत्यय हैं, इन 7 प्रत्ययों को हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं। और ये कृत्य प्रत्यय जिसके अंत में लगेगा उसको हम कृदंत कहेंगे। ठीक है, और इस कृत्य प्रत्ययों का निरूपण ही इस जो प्रकरण है इसमें है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कृत्य प्रक्रिया। तो आप इस बात को समझ गए होंगे। आगे देखिए, पहला सूत्र है इस कृत्य प्रक्रिया का, पहला सूत्र है धातु। ठीक है ना। तो धातु जो सूत्र है, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सूत्र 6 प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सूत्र जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा च, परिभाषा च, विधिर नियम एव च, अतिदेशोधिकारश्च, षड्विधम सूत्र लक्षणम। यही सूत्र के जो लक्षण माने स्वरूप हैं वो 6 हैं स्वरूप। तो उन 6 प्रकार के सूत्रों में से जो यह धातु सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। ठीक है, तो अधिकार सूत्र किसे कहते हैं भाई, तो अधिकार सूत्र का लक्षण होता है उत्तरोत्तर संबंधत्वम अधिकार सूत्र से लक्षणम। सबसे सिंपल और साधारण लक्षण यही है कि उत्तरोत्तर संबंधत्वम अधिकार सूत्र से लक्षणम। इसका मतलब होता है कि जिस सूत्र का उत्तर उत्तर माने बाद में आने वाले सूत्र के साथ संबंध होता है, जिस सूत्र का उस सूत्र के आगे आने वाले सूत्रों के साथ संबंध होता है, उस सूत्र को हम अधिकार सूत्र कहते हैं। तो धातु जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। ठीक है ना। इसका मतलब हो गया कि आगे आने वाले जो विधि सूत्र होंगे उन विधि सूत्रों में धातु ये पूरा सूत्र चला जाएगा। एक और जो अधिकार सूत्र का विशिष्ट लक्षण हम लोग करते हैं कि स्वदेशे वाक्यार्थ बोधाजनकत्वे सति विद्युपकारकत्वम अधिकार सूत्र से लक्षणम। इसका मतलब है जिसका अपने देश में कोई वाक्यार्थ बोध नहीं होता वो विधि के देश को उपकार माने विधि के देश में जा करके अपने वाक्यार्थ बोध को उपस्थित करता है। इसका मतलब है कि जो अधिकार सूत्र होता है उसका अपने देश में कोई अर्थ नहीं होता है। तो धातु सूत्र का इसके अपने देश में, जो इसका अपना देश है 3-1-91, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। ये सूत्र का मतलब कहाँ आएगा, जब ये विधि सूत्र में डबल त्रिचौ में जाएगा। तो डबल त्रिचौ में जा करके कहेगा, डबल त्रिचौ के पहले जुड़ जाएगा और कहेगा धातु डबल त्रिचौ, ऐसा कहेगा। तो जितने विधि सूत्र आएंगे उन सभी विधि सूत्रों में धातु ये सूत्र जा करके संबद्ध हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसी को हम अधिकार सूत्र कहते हैं। अधिकार सूत्र का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो बस विधि सूत्र को जा करके सुसंस्कृत करते हैं, उसको सुसज्जित करते हैं और उसके वाक्यार्थ बोध को और निष्पन्न करते हैं। ठीक है ना। तो ये अधिकार सूत्र का यही स्वरूप, हर जगह आप जहाँ भी अधिकार सूत्र देखेंगे उसका यही स्वरूप होता है कि वह विधि सूत्र को सुसंस्कृत करता है। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, ये अधिकार सूत्र है, आप इतना समझ गए, धातु सूत्र अधिकार सूत्र है, यानी कि ये विधि सूत्रों में जा करके उसके अर्थ को सुसंस्कृत करेगा। तो इसका अर्थ क्या है धातु का, धातु लिखा है देखिए, तृतीयाध्याय समाप्ते ये प्रत्यया ते धातु परे स्युः। ठीक है, इसका अधिकार कहाँ तक जाएगा भाई, तो कह रहे हैं तृतीयाध्याय समाप्ते, है कि नहीं। आ माने होता है पर्यंत, आ का मतलब होता है पर्यंत, और तृतीयाध्याय समाप्ते है कि नहीं। आंग के योग में आंग मर्यादा ऐसा करके एक सूत्र है अव्ययीभाव समास में, उससे यहाँ पर समास होता है और आंग के योग में पंचमी होती है। इस कारण से तृतीयाध्याय समाप्ते में आपको देखिए यहाँ पर पंचमी दिखी है। इसका मतलब हो गया कि तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत
आ का अर्थ होता है पर्यंत, तो आप अर्थ ऐसा कर लेंगे कि तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत, ठीक है, ये प्रत्यया माने जो प्रत्यय तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत जो भी प्रत्यय होंगे, ते माने वे, है कि नहीं, यत तदुर नित्य संबंध, यत और तद में नित्य संबंध होता है, तो जिससे यत शब्द से जिसको पकड़ेंगे तत् से उसी को लेना होता है। तो हम ये से किसको पकड़ रहे हैं, प्रत्यय को, तो ते से भी प्रत्यय को पकड़ेंगे। तो अर्थ हो जाएगा कि तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत ये प्रत्ययाः, जो प्रत्यय, ते वे प्रत्यय धातोः परे स्युः, धातु से परे होते हैं, ठीक है। तो ये आप अर्थ इतना समझ गए होंगे कि तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे, अपने से आगे जोड़ सकते हैं, ये प्रत्ययाः विहिताः, या ये जो प्रत्यय कहे गए हैं या जो प्रत्यय कहे जाएंगे, कब तक भाई, तो तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे, है कि नहीं, विहिताः भविष्यन्ति, ते वे सभी प्रत्यय धातु से परे होंगे, वो धातु से ही होंगे, ठीक है ना। आगे जो प्रत्यय कहाँ कब तक भाई, तो तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत। इसका मतलब हो गया कि ये सूत्र कहाँ से चलना शुरू किया, 3-1-91 यहाँ से चलना शुरू किया, और चूंकि एक अध्याय में 4 पाद होते हैं तो इसमें एक पाद बीत चुका है, पहला पाद ही अभी चल रहा है, इसका मतलब अभी 3 पाद बचा हुआ है। तो जब तक ये तृतीय अध्याय समाप्त नहीं हो जाता तब तक इस धातु सूत्र का अधिकार रहेगा। इसलिए वृत्ति में लिखा है कि तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत जो भी प्रत्यय कहे जाएंगे, ते वे सारे प्रत्यय धातु से ही परे होंगे, धातु से परे होते हैं, ठीक है। तो ये अधिकार सूत्र था, अधिकार सूत्र का आप लक्षण समझ गए। इसके बाद देखिए आगे लिखा है कृदतिंग इति कृत संज्ञा। कह रहे कृदतिंग नाम का एक सूत्र है, कृदतिंग, है कि नहीं, हलंत पुल्लिंग में आप देखेंगे तो सूत्र है कृदतिंग। वो कहता है कृत अतिंग, अतिंग माने तिंग भिन्ना, जो तिंग से भिन्न प्रत्यय होते हैं उनको कृत कहते हैं, है कि नहीं। अब आप कृदंत पढ़ रहे हैं ना, और कृदंत का मतलब क्या होता है कि कृत है अंत में जिसके, उसको हम कृदंत कहते हैं। तो हम जैसा कि आपको बताए थे कि कृत एक नाम है, एक संज्ञा है, तो आप कहेंगे ये नाम किस सूत्र के द्वारा दिया गया, जैसे वृद्धि नाम दिया गया आदैच को, वृद्धिरादैच के द्वारा, वृद्धिरादैच के कारण ही तो हम आदैच को वृद्धि कहते हैं। उसी तरह अदेंग गुणः की सहायता से ही तो हम अदेंग को गुण कहते हैं, अ ए ओ को गुण कहते हैं। उसी तरह कृत ये नामकरण किस सूत्र के द्वारा किया गया, तो कृदतिंग के द्वारा ही किया गया। कृदतिंग सूत्र कहता है कि कृत अतिंग माने तिंग से भिन्न जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत कहते हैं, ठीक है ना। इसलिए उसकी वृत्ति भी लिखी है तिंग भिन्न प्रत्यय कृत स्यात्, लेकिन धातु विहिता, वो प्रत्यय धातु से विहित होना चाहिए। तो इस सूत्र में आप धातु का अधिकार देख ही रहे हैं, मतलब ये कह ही दिया कि तृतीय अध्याय के समाप्ति पर्यंत जो भी आप प्रत्यय कहेंगे वो धातु से परे होंगे, इसका मतलब धातु से तो प्रत्यय होगा ही होगा, और धातु से विहित जो प्रत्यय और तिंग से भिन्न यदि हो तो उसको हम कृत कहते हैं, यही तो कृदतिंग सूत्र कहता है। तो बात समझ में आ गई। कृत संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, कृदतिंग सूत्र है, इससे कृत संज्ञा होती है। तो जो तिंग से भिन्न जो प्रत्यय होता है उसको हम कृत कहते हैं, तो कृदतिंग इति कृत संज्ञा, तो इस सूत्र से जो है कृत संज्ञा होती है, ठीक है ना। ये आपको निर्देश कर दिया यहाँ पे, ये इस धातु सूत्र से कुछ लेना देना नहीं इसका, ये बस आपको निर्देश कर दिया कि चूंकि आप कृदंत पढ़ने जा रहे हैं आगे, तो पहले कृत किस सूत्र से कृत संज्ञा होती है ये बताना पड़ेगा। तो बताने के लिए सूत्र लिख दिए कृदतिंग इति कृत संज्ञा, माने कृदतिंग इस सूत्र से कृत संज्ञा होती है। ये कृत संज्ञा तभी हो पाती जब धातु से कोई प्रत्यय विहित होता है, धातु से विहित हो और तिंग से भिन्न हो तभी उसको हम कृत कहते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए। आगे देखिए सूत्र आया दूसरा, वा स्वरूपो अस्त्रियाम, ठीक है ना। वा स्वरूपो अस्त्रियाम जो सूत्र है ये भी अधिकार सूत्र है। आपको लाइन से 3 सूत्र जो दिखेंगे ना ये अधिकार सूत्र दिखेंगे। पहला आपने पढ़ लिया धातु, उसका अधिकार कहाँ तक है, तृतीय अध्याय की समाप्ति पर्यंत, ठीक है ना। और दूसरा जो अधिकार सूत्र आया वो आया वा स्वरूपो अस्त्रियाम, ठीक है ना। वा स्वरूपो अस्त्रियाम ये भी अधिकार सूत्र है। तो ये कहता है कि अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपो अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गस्य बाधको वा स्यात्, ठीक है।
ये सूत्र कहता है कि अस्मिन धातु अधिकारे, अस्मिन माने होता है इस, तो इस धातु के अधिकार में, इस धातु के अधिकार में मतलब ये जो धातु ऊपर आप सूत्र पढ़े हैं ना, इसी धातु के अधिकार में यदि कोई प्रत्यय कहा जा रहा है कि नहीं, इस धातु सूत्र के अधिकार में जो असरूप और अपवाद प्रत्यय होंगे वह उत्सर्ग के बाधक विकल्प से होंगे, विकल्प से होते हैं। ठीक है, एक बार और देखिए कि अस्मिन धातु अधिकारे, इस धातु सूत्र के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं वह उत्सर्ग को विकल्प से बाधते हैं। ठीक है ना, देखिए ये बात यहाँ प्रत्यय की हो रही है, सिंपल बात, प्रत्यय को कहा जा रहा है कि जो प्रत्यय कहे जाएंगे है कि नहीं वह उत्सर्ग को विकल्प से बांधेंगे। सामान्यतः सिद्धांत क्या होता है कि उत्सर्ग को जो अपवाद होता है वो नित्य बांधता है कि नहीं। अपवाद चूंकि बलवान होता है, पर नित्यांतरंग अपवादानाम उत्तरोत्तरम बलीय कहते हैं हम लोग, पर से नित्य, नित्य से अंतरंग, पर नित्यांतरंगा पर फिर उससे अपवाद, ये सब एक दूसरे से बलवान होते हैं। तो उत्सर्ग शास्त्र को अपवाद शास्त्र जो है वो बाधता है। लेकिन ये जो वासरूपो स्त्रियाम कहता है ये सूत्र, ये कहता है कि इस धातु के अधिकार में यदि कोई प्रत्यय का विधान किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो प्रत्यय में दो विशेषण दे दिया कि यदि वो प्रत्यय असरूप हो, माने उन दो प्रत्ययों में जिसमें उत्सर्ग और अपवाद की हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उत्सर्गापवाद की जब चर्चा करोगे तभी तो बाध्य बाधक का बात आएगा। तो जब दो प्रत्यय का विधान करेंगे और यदि वो दोनों प्रत्यय असरूप हैं, दोनों प्रत्ययों का रूप जो है समान नहीं है, समानम रूपम यस्य असौ स्वरूपः न स्वरूपः इति असरूपः, जिन प्रत्ययों का रूप जो है वो समान नहीं है, ठीक है, तो असरूप जो अपवाद प्रत्यय होंगे, जो असरूप होगा ऐसा जो अपवाद प्रत्यय, वह असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग शास्त्र को, उत्सर्ग प्रत्यय को, चूंकि प्रत्यय की बात है तो उत्सर्ग प्रत्यय को बाधक, यदि उत्सर्ग प्रत्यय का बाधक होगा तो वास्यात, वो विकल्प से होगा। आपको एक दृष्टांत देते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। देखिए एक सूत्र है हमारे पास, एक सूत्र है, मान लीजिए इगुपध ज्ञा प्री किरह कह, ये सूत्र है। एक पहला सूत्र ले लीजिए डबुल त्रिचौ, ठीक है, डबुल त्रिचौ, एक ये सूत्र है डबुल त्रिचौ, ठीक है, और एक सूत्र आपके पास है इगुपध ज्ञा प्री किरह कह। आप अभी आगे पढ़ेंगे इगुपध ज्ञा प्री किरह कह करके एक सूत्र है आगे, आप उससे पढ़ेंगे। डबुल त्रिचौ सूत्र से क्या होता है, डबुल और त्रिच ये दो प्रत्यय होते हैं, और इगुपध ज्ञा प्री किरह कह क्या करता है, क प्रत्यय करता है, ठीक है ना, यानी इससे होता है डबुल प्रत्यय और इससे होता है क प्रत्यय, और ये दोनों प्रत्यय धातु से होते हैं। लेकिन डबुल त्रिचौ ये जो सूत्र है ये किसी भी धातु से कर देता है, दुनिया के कोई भी धातु लाइए उससे ये डबुल और त्रिच कर देगा, है कि नहीं। लेकिन इगुपध ज्ञा प्री किरह कह जो सूत्र है वो सीमित सूत्र है, वो कुछ ही जगह लगता है कि नहीं, उसका स्थान सीमित है। जैसे वो कहता है कि इगुपध, इक है उपधा में जिसके ऐसी धातु चाहिए उसको, है कि नहीं, और ज्ञा धातु चाहिए, ज्ञा अवबोधने धातु, तो ये कुछ धातुओं से ही करता है। इसका मतलब इसका जो क्षेत्र है वो कम है, इसका जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा है। तो जिसका क्षेत्र ज़्यादा होता है उसको हम सामान्य सूत्र कहते हैं, उसी सामान्य को दूसरी भाषा में हम उत्सर्ग कहते हैं। उत्सर्ग मतलब सामान्य। तो ये सूत्र जो होगा डबुल त्रिचौ ये हो गया उत्सर्ग शास्त्र, उत्सर्ग सूत्र। और इगुपध ज्ञा प्री किरह कह ये जो सूत्र है इसको हम क्या कहेंगे, विशेष सूत्र कहेंगे। विशेष सूत्र को ही हम अपवाद सूत्र भी कहते हैं, यानी ये अपवाद है। इगुपध ज्ञा प्री किरह कह ये क्या है, ये अपवाद है। किसका अपवाद है, डबुल त्रिचौ का। क्यों अपवाद है, अपवाद कब होता है कोई, जब जहाँ है कि नहीं, जहाँ ये इगुपध ज्ञा प्री किरह का सूत्र प्राप्त होगा वहाँ डबुल त्रिचौ भी प्राप्त होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इसका उदाहरण इगुपध ज्ञा प्री किरह का, मान लीजिए ज्ञा धातु है, ठीक है ना, ज्ञा अवबोधने धातु। इस ज्ञा अवबोधने धातु से हम जब क प्रत्यय करेंगे तो ज्ञह बनता है, ज्ञह माने ज्ञानी,
ज्ञा से क करेंगे, क का अ बचेगा, ज्ञा अ रहता है और आकार का लोप हो जाता है, मिलाने पे ज्ञ बनता है, रुत्व विसर्ग होकर ज्ञ, ज्ञ प्रयोग सिद्ध होता है। तो ज्ञा अवबोधने से हम ज्ञ प्रयोग की सिद्धि करते हैं। अब ज्ञा से जो आप क प्रत्यय कर रहे हैं इगुपद ज्ञा प्री किरह क सूत्र के द्वारा, तो इस सूत्र को तुरंत रडुल त्रिचौ जो सूत्र है वो बांध लेगा और कहेगा नहीं भाई मैं ही कर दूंगा वहाँ पे रडुल प्रत्यय। इसका मतलब जहाँ जहाँ इगुपद ज्ञा प्री किरह कह प्राप्त है वहाँ वहाँ रडुल त्रिचौ भी प्राप्त है। तो जो इगुपद ज्ञा प्री किरह कह है इसको कहीं जगह ही नहीं मिलेगा लगने के लिए, क्योंकि जहाँ जहाँ ये लगने जाएगा वहाँ वहाँ रडुल त्रिचौ भी प्राप्त है। क्योंकि ज्ञा अवबोधने धातु से, भाई धातु है ना, क्योंकि रडुल त्रिचौ तो केवल धातु चाहिए उसको, तो उसको इगुपद धातु हो ज्ञा धातु से कुछ लेना देना नहीं। तो इसका मतलब जो इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र है ये अनवकाश हो जाएगा। अनवकाश का मतलब होता है इसका कोई लक्ष्य ही नहीं मिलेगा जिसमें ये लगे, इसीलिए ये बाधेगा। किसको बाधेगा? रडुल त्रिचौ को बाधेगा, है कि नहीं। और जब रडुल त्रिचौ को बाधेगा तो इसको, इसीलिए इसको हम अपवाद सूत्र कहेंगे। यानी कि जो इगुपद ज्ञा प्री किरह का जो सूत्र है यह रडुल त्रिचौ सूत्र का क्या है? अपवाद सूत्र है, ठीक है ना। यानी कि रडुल त्रिचौ ये सूत्र जो है उत्सर्ग सूत्र है और इगुपद ज्ञा प्री किरह का जो सूत्र है ये अपवाद सूत्र है। और नियम होता है कि सामान्य सूत्र को अपवाद सूत्र नित्य बाधता है कि नहीं। तो जैसे आप आद गुणा सूत्र को वृद्धि रेचि नित्य बाधता है कि नहीं। नहीं तो कृष्णैकत्वम गंगौघः देवैश्वर्यम सर्वत्रापि आद गुण इति सूत्र से प्राप्ति अस्त्येव, किंतु तत्र वृद्धि रेचि इति सूत्रम आद गुण इति सूत्र से बाधकः भवति न भवत्येव। तथैव अत्रापि यदि अस्माभिः कर्तव्यः, अस्माभिः यदि कृतं तदा वैयर्थ्यापत्ति, है कि नहीं। तो जब हम क्या करेंगे कि रडुल त्रिचौ सूत्र का इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र के द्वारा नित्य यदि बात करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा? ज्ञ ही बनेगा। और हमको करना क्या भाई? हमको एक बार रडुल भी करना है, एक बार त्रिच भी करना है, और एक बार इगुपद ज्ञा प्री किरह का से क भी करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये सूत्र कहेगा वा स्वरूपो अस्त्रियाम। अब इस सूत्र को घटाइए तो देखिए दोनों प्रत्यय क्या कर रहे हैं, एक रडुल प्रत्यय कर रहा है और एक क्या कर रहा है? क प्रत्यय कर रहा है, ठीक है। दोनों में शेष क्या बचता है? क में अशेष बचता है और रडुल में वू शेष बचता है, वू। तो ये दोनों जो प्रत्यय हैं यह धातु सूत्र के अधिकार में ही विहित होते हैं, क्योंकि रडुल त्रिचौ में भी धातु का अधिकार आता है, इगुपद ज्ञा प्री किरह का में भी धातु का अधिकार आता है। तो अस्मिन धात्व अधिकारे, इसकी वृत्ति अब देखिए, अस्मिन धात्व अधिकारे, तो इस धातु के अधिकार में ये है ही, ये प्रत्यय है ही। तो इस धातु के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होगा, तो यहाँ पर देखिए अपवाद प्रत्यय कौन है? तो अपवाद प्रत्यय देखने से पहले अपवाद सूत्र देखिए, क्योंकि प्रत्यय में अपवाद की चर्चा नहीं होती। अपवाद उत्सर्गा अपवाद की चर्चा तो सूत्रों में होती है। तो सूत्र क्या है? इगुपद ज्ञा प्री किरह का। ये सूत्र जो है ये अपवाद सूत्र है। किसका अपवाद है? रडुल त्रिचौ का अपवाद है। तो इगुपद ज्ञा प्री किरह का जो सूत्र, जो अपवाद सूत्र है, उससे विधीयमान जो प्रत्यय क्या है? क प्रत्यय, ठीक है। और जो उत्सर्ग शास्त्र क्या है? रडुल त्रिचौ। उससे विधीयमान प्रत्यय क्या है? रडुल प्रत्यय, उसमें बचता है वू। दोनों असरूप है कि नहीं है? दोनों का जो स्वरूप है, दोनों का जो रूप है वह समान नहीं है, स्वरूप नहीं है, दोनों असरूप हैं। क्योंकि उसका रूप है वकार उत्तर उत्व और इसका अर्थ, इसका स्वरूप जो है बस अत्व, यही इसका स्वरूप है। इसमें अ है, उसमें वू है, उसमें व है, ऊ है, इसमें अ है। दोनों का स्वरूप, दोनों का जो रूप है वह विरूप है, स्वरूप नहीं है। हमको असरूप ही चाहिए, है कि नहीं। तो असरूप अपवाद प्रत्यय कौन हो गया? क। जो क प्रत्यय हम कर रहे हैं ये असरूप भी है और अपवाद भी है। तो जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं वह, असरूप जो अपवाद प्रत्यय होते हैं वह उत्सर्ग शास्त्र को विकल्प से बांधते हैं। यदि ये सूत्र नहीं होता, वह स्वरूपो अस्त्रियाम सूत्र नहीं होता, तब ये नित्य बांध लेता। और इगुपद ज्ञा प्री किरह का जो सूत्र है वह रडुल त्रिचौ सूत्र को नित्य बांधता और कभी रडुल त्रिचौ को लगने ही नहीं देता, है कि नहीं। एक और यदि आपको दृष्टांत दें तो जैसे मान लीजिए क्षिप प्रेरणे धातु है कि नहीं।
क्षिप प्रेरणे, क्षिप प्रेरणे नाम की एक धातु है। आप भवादी की धातु जानते हैं, क्षिपति बनता है, क्षिपति क्षिपता क्षिपंती, चिक्षेप लिट लकार में बनता है। तो जो क्षिप प्रेरणे धातु है, इससे हम जब डबल प्रत्यय करेंगे तो क्या बनता है कि नहीं, क्षेपकः बनता है कि नहीं। क्षिप से जब डबल करेंगे तो बनेगा आपका क्षेपकः, ठीक है, ये क्षेपकः बनता है। और इस डबल त्रिचौ से कर दिए तो अब चूंकि क्षिप प्रेरणे जो धातु है ये इगुपधक धातु है कि नहीं है, माने इसके उपधा में इक है भाई, इसमें हलंत रहता है ये। तो जब इसके उपधा को देखेंगे तो इसमें ई आता है। उपधा संज्ञा किसकी होती है, अंत्यादलः पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा से। अंतिम अल क्या है, प, उसके पूर्व वाले वर्ण को उपधा कहते हैं। तो पूर्व वाला वर्ण क्या है, ई, तो इस ई को क्या कहेंगे, उपधा कहेंगे। और इक है उपधा में जिसके ऐसे धातु से इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र जो है क प्रत्यय करता है, तो ये इगुपधक है धातु, तो इससे क प्रत्यय भी प्राप्त है कि नहीं। माने इस धातु से, क्षिप प्रेरणे धातु से डबल त्रिचौ सूत्र से डबल प्रत्यय भी प्राप्त है, और इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र से क प्रत्यय भी प्राप्त है, इगुपधक मान करके। अब हमने उत्सर्ग और अपवाद की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं। इसका मतलब इगुपद ज्ञा प्री किरह का सूत्र ये अपवाद सूत्र है, और डबल त्रिचौ ये उत्सर्ग सूत्र है। तो जो अपवाद सूत्र है कौन, इगुपद ज्ञा प्री किरह का, यह जब डबल त्रिचौ को बांधेगा, यदि ये सूत्र नहीं होता तो नित्य बाध्यता और कभी क्षेपकः बनता ही नहीं। लेकिन ये सूत्र है वा स्वरूपो अस्त्रियाम, ये कहेगा कि इस धातु के अधिकार में असरूप जो अपवाद प्रत्यय होते हैं वह उत्सर्ग को विकल्प से बाधते हैं, उत्सर्ग शास्त्र के विकल्प से बाधक होते हैं। तो यहाँ जो असरूप अपवाद प्रत्यय जो हो रहा है क प्रत्यय, वह जब उत्सर्ग शास्त्र यानी कि डबल त्रिचौ को बाधेगा तो विकल्प से बाधेगा, यानी कि एक बार बाधेगा तो क प्रत्यय भी हो जाएगा, है कि नहीं। जब क प्रत्यय करेंगे तो क्षिपः बनेगा, दोनों के प्रयोग में अंतर रहता है। जब क प्रत्यय करेंगे तो क्षिपः बनेगा, और जब विकल्प से जो कि बाधेगा, जब एक बार नहीं बाधेगा तो डबल त्रिचौ लग जाएगा तो क्षेपकः बनेगा। तो दोनों प्रयोग बनते हैं, इसीलिए वा स्वरूपो अस्त्रियाम सूत्र की आवश्यकता है। तो वा स्वरूपो अस्त्रियाम सूत्र समझ गए। ये सूत्र थोड़ा समझने लायक रहता है, व्याख्यान का विषय इस सूत्र के विषय में, इसीलिए थोड़ा सा इतनी चर्चा कर दी। तो आप इस सूत्र को अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्षेपकः भी बन जाए और क्षिपः भी बन जाए। इसके लिए हमको वा स्वरूपो अस्त्रियाम सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यदि ये सूत्र नहीं होता तो नित्य ही बाध देता, ठीक है ना। तो आप इस सूत्र का अर्थ समझ चुके होंगे कि इस अस्मिन धातु अधिकार, और अस्मिन क्यों लिख रहा है भाई, अस्मिन धातु यानी कि धातु दो सूत्र है। एक सूत्र जो है ये वाला जो हम लोग पढ़े हैं, जो तृतीयाध्याय, इसको तृतीयाध्यायस्थ धातु सूत्र कह लीजिए, और एक सूत्र है जो षष्ठ अध्याय में माने छठे अध्याय में। तो इसीलिए ये कन्फर्मेशन के लिए कह दिया गया कि अस्मिन धातु अधिकार, इस ही धातु के अधिकार में यदि असरूप अपवाद प्रत्यय होगा, वह असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग शास्त्र को यदि बाधेगा तो विकल्प से बाधेगा। वास्यात् माने इस धातु के अधिकार में असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का बाधक विकल्प से होता है, लेकिन असरूप होना चाहिए। यदि वो प्रत्यय स्वरूप है, जैसे एक और आपको दृष्टांत दे तो एक सूत्र है जो कि आपका आतोनुपसर्गे क सूत्र है, ठीक है ना, वो क प्रत्यय करता है। आतोनुपसर्गे क क्या करता है, क प्रत्यय करता है। और कोई और सूत्र ले लीजिए, है कि नहीं, एक आतोनुपसर्गे कह से क प्रत्यय करेंगे, और यदि कोई सूत्र हो, मान लीजिए अभी स्मरण नहीं आ रहा, तो कोई सूत्र हो, ठीक है, तो आतोनुपसर्गे कह से जो क प्रत्यय होगा, और एक मान लीजिए कर्मण्यड़, ये भी सूत्र ले लीजिए कर्मण्यड़, ठीक है। तो कर्मण्यड़ सूत्र है और एक आतोनुपसर्गे कह, ये दो सूत्र हैं, ठीक है। क्योंकि उत्सर्ग और अपवाद की चर्चा दो ही सूत्रों के मध्य होती है, इसलिए दो सूत्र तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो एक सूत्र हमने ले लिया कर्मण्यड़ और एक सूत्र ले लिया आतोनुपसर्गे कह। कर्मण्यड़ जो सूत्र है ये सामान्य सूत्र है, साधारण सूत्र है, उत्सर्ग सूत्र है, उत्सर्ग शास्त्र है। और आतोनुपसर्गे कह जो है ये अपवाद शास्त्र है, क्योंकि आतोनुपसर्गे कह केवल आदंत धातु में लगता है। आ है कि नहीं, आतोनुपसर्गे कह, आ है अंत में जिसके ऐसा जो धातु, जैसे दा धातु, तो गोदा जिससे बनता है, गाम ददाति इति गोदा, जो गाय को देता है उसको गोदा कहते हैं।
ठीक है। तो वो केवल आदंत धातु में लगता है। और कर्मण्यण पूरे जितने धातु ला लो बस कर्म उपपद में रखो, कर्मणि अण, कर्मण निपपदे धातोः अण प्रत्यय स्यात्। कर्म यदि उपपद में है तो धातु से, तो माने सकल धातुओं के लिए कर्मण्य सूत्र है और आदंत केवल धातुओं के लिए आतोनुपसर्गे कह सूत्र है। तो आतोनुपसर्गे कह का क्षेत्र कम है, ठीक है ना। और जो इसका है कर्मण्य सूत्र का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक है कि नहीं। और जहाँ जहाँ आतोनुपसर्गे प्राप्त है, आतोनुपसर्गे कह प्राप्त है, उन सभी स्थानों में इस कर्मण्य सूत्र की भी प्राप्ति है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो फिर हम उसको अपवाद घोषित करते हैं, जो बाद वाला सूत्र, क्योंकि उसकी वही अर्थापत्ति आ जाती है। जब भाई सभी जगह इसी सूत्र से हो जाएगा तो सूत्र क्यों बनाए हो फिर, तो वो व्यर्थ होने लगेगा, व्यर्थ होकर के इसको बाधेगा और उसको अपवाद, उसी को हम अपवाद कहते हैं। तो आतोनुपसर्गे कह जो सूत्र है वह कर्मण्य सूत्र का अपवाद सूत्र है, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए। यदि आतोनुपसर्गे सह अपवाद सूत्र है तो वह कर्मण्य को बाधेगा, ठीक है ना, और बाध करके अपना प्रत्यय क प्रत्यय करेगा, ठीक है ना। तो लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मैं ये उदाहरण इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि असरूप को समझाने के लिए, है कि नहीं। सूत्र में देखिए असरूप लिखा है, वृत्ति में असरूप। यह सूत्र में देखिए वा असरूप, वा असरूप, यानी वा माने विकल्प से होता है, असरूप जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं वह उत्सर्ग शास्त्र के बाधक विकल्प से होते हैं। तो जो असरूप होगा, जो असरूप अपवाद प्रत्यय होगा वही उत्सर्ग का बाधक विकल्प से होगा। यहां पर जो प्रत्यय है अपवाद प्रत्यय कौन, आतोनुपसर्गे कह से क, वो किसका अपवाद है, कर्मण्य के अण का अपवाद है। तो यदि अण का अपवाद है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा वह जो अपवाद प्रत्यय है वह स्वरूप है कि असरूप है कि नहीं। यदि वह स्वरूप होगा तो वहां ये सूत्र नहीं लगेगा, जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो नित्य बाध लेगा। और यदि असरूप होगा, ठीक है ना, वह अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग शास्त्र का जो बाधक है, उस उत्सर्ग शास्त्र का जो प्रत्यय होगा और अपवाद का जो प्रत्यय होगा, इन दोनों में यदि असरूपता होगी, है कि नहीं, विरूपता होगी, असरूपता होगी, तभी वासरूपो अस्त्रियम सूत्र लगता है। यहाँ पर अगर लक्ष्य में देखें हम तो आतोनुपसर्गे कह से क कर रहे हैं, कर्मण्य से अण कर रहे हैं, और दोनों का जब सारूप्य का हम विचार करेंगे तो अनुबंध करके ही सारूप्य का विचार किया जाता है। ये तो नियम है, परिभाषा है ना, अनुबंध कृतम सारूप्यम। तो अनुबंध जब आप करेंगे तो अण में अ बचता है, आतोनुपसर्गे कह से क है उसकी संज्ञा कर देते तो अ बचता है। तो दोनों में अ ही बच रहा है, कर्मण्य में भी अ बच रहा है अनुबंध करने पर, है कि नहीं, और आतोनुपसर्गे कह में भी अ बच रहा है। तो दोनों प्रत्यय जो हैं वह स्वरूप हो गए। तो यहाँ जो अपवाद प्रत्यय है आतोनुपसर्गे कह से क प्रत्यय, वह असरूप नहीं है बल्कि स्वरूप है। तो यहाँ इस स्थिति में वासरूपो अस्त्रियम सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। जब वासरूपो अस्त्रियम नहीं लगेगा तो जो सामान्य नियम रहता है कि उत्सर्ग शास्त्र को अपवाद शास्त्र नित्य बाधता है, तो नित्य बाध लेगा। तो हमेशा गोदह ही बनता है, कर्मण्य से अण नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप ये सूत्र को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस धातु सूत्र के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होंगे वह उत्सर्ग शास्त्र के बाधक विकल्प से होंगे, ठीक है ना। लेकिन एक और चीज लिख दिया कि अस्त्रियाम सूत्र में लिखा है कि नहीं, अस्त्रियाम, अस्त्रियाम की ही, अस्त्रियाम का ही अर्थवृत्ति में लिखा है स्त्रियधिकारोक्तम बिना, ठीक है ना। यानी कि एक सूत्र है स्त्रियाम तीन, यहाँ लिखा देखिए स्त्रियधिकार उक्तम, है कि नहीं, स्त्री अधिकार उक्तम अलग अलग करेंगे तो माने स्त्रियाम तीन, इस सूत्र की, ये अधिकार सूत्र है स्त्रियाम तीन। तो ये कह रहे हैं कि स्त्रियाम तीन सूत्र के अधिकार में यदि प्रत्यय आते हैं जो असरूप हों अपवाद हों तो उसमें ये नियम नहीं लगता है। बिना, बिना माने छोड़ दो उसको। और सूत्र में देखिए अ लिखा है ना, अ, इस अ का अर्थ यहाँ किए बिना, और स्त्रियाम माने स्त्री अधिकार, तो स्त्री अधिकार, तो स्त्री से आपको एक सूत्र ले लेना है स्त्रियाम तीन, और उसके अधिकार में उक्त माने कहे गए जो प्रत्यय, कहे गए जो असरूप अपवाद प्रत्यय, उक्त माने कहे गए, और किसमें, तो स्त्री अधिकार। इसका मतलब स्त्रियाम तीन इस सूत्र के अधिकार में
उक्त माने कहे गए जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं उसको छोड़ दो बिना, माने उसको छोड़ करके, है कि नहीं। माने स्त्रियाम तीन सूत्र के अधिकार में यदि कोई ऐसा प्रत्यय आ जाए जो असरूप अपवाद हो तो वह उत्सर्ग शास्त्र को विकल्प से बांधेगा। जो ये नियम आप चला रहे थे, नियम वहाँ नहीं लगेगा, इसलिए लिखा है स्त्री अधिकारो उक्तम बिना। स्त्रियाम तीन सूत्र के अधिकार में कहे गए जो आपके प्रत्यय होंगे उसको बस आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये आप बात समझ गए होंगे। जैसे एक आपको दृष्टांत दे तो स्त्रियाम तीन सूत्र से एक तीन प्रत्यय होता है और अप्रत्ययात एक सूत्र है उससे अप्रत्यय होता है, ठीक है। तो अब जब अप्रत्ययात सूत्र जो है और स्त्रियाम तीन से एक तीन होता है और अप्रत्ययात से अ होता है और अप्रत्ययात जो सूत्र है ये अपवाद सूत्र है, स्त्रियाम तीन ये उत्सर्ग सूत्र है। तो यदि ये नियम चलाएं आप, अस्मिन् धात्वधिकारे असरूपो अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग से बाधको वा स्यात्, तो इस धातु के अधिकार में ही स्त्रियाम तीन भी है और अप्रत्ययात भी है। और इस अप्रत्ययात से विधीयमान जो प्रत्यय हैं इन दोनों का जो स्वरूप है, इन दोनों का जो रूप है वह समान भी नहीं है। स्त्रियाम तीन का रूप है ती, उसमें क त ई है, इसमें अ है, दोनों का रूप जो है वो समान भी नहीं है, माने असरूप भी है। और असरूप अपवाद प्रत्यय कौन है? अप्रत्ययात से विधीयमान अप्रत्यय, तो वह उत्सर्ग शास्त्र यानी कि स्त्रियाम तीन को विकल्प से बांधेगा। तो एक बार अ भी होगा, एक बार एक तीन भी होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कह दिया कि स्त्रियाधिकारोक्तम बिना, यानी स्त्रियाम तीन सूत्र के अधिकार में यदि असरूप अपवाद प्रत्यय होगा तो वहाँ पर ये नियम नहीं लगेगा। इसका मतलब वहाँ पर जो अपवाद शास्त्र होगा वह उत्सर्ग शास्त्र को नित्य बांधेगा। इसका मतलब स्त्रियाम तीन और अप्रत्ययात में जो अपवाद सूत्र है अप्रत्ययात, वह स्त्रियाम तीन को नित्य बांधेगा और केवल अप्रत्ययात से अप्रत्यय ही होगा, एक तीन प्रत्यय नहीं होगा, ठीक है ना। आप पूरी बात समझ गए होंगे। तो इस सूत्र का अर्थ आप समझ गए, वा असरूपः अस्त्रियां, है कि नहीं। तीन पद हो गए, वा असरूपः और अस्त्रियां, ठीक है। तो इसकी वृत्ति देख लीजिए, अस्मिन् धात्वधिकार, इस धातु के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होते हैं वह उत्सर्गस्य माने उत्सर्ग शास्त्रस्य, बाधका माने बाधक, वा माने विकल्प से, स्यात् माने होते हैं। लेकिन स्त्री अधिकारोक्तम बिना, स्त्रियाम तीन इसके अधिकार में कहे गए जो प्रत्यय होंगे उसके बिना, है कि नहीं, उसको छोड़ देना है आपको। यानी स्त्रियाम तीन के अधिकार में जितने प्रत्यय असरूप अपवाद होंगे वह जो उत्सर्ग शास्त्र को बांधेंगे वो नित्य बांधेंगे, और इस धातु के अधिकार में जो असरूप अपवाद प्रत्यय होंगे वह अपने उत्सर्ग शास्त्र को जब बांधेंगे तो विकल्प से बांधेंगे। तो आप ये दो सूत्र आज समझ गए। क्योंकि आज प्रथम दिवस है इसलिए आज इतना ही अल्पारंभ करते हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन आपकी ऐसा एक एक जो वीडियो हो वो बना करके आपको अपलोड किया जाए, आपको प्रदान किया जाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं, धन्यवाद।